सो डियर स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आप सभी का मेरे चैनल राजेश गुप्ता असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज सवाई माधोपुर में पुनः स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ मिक्सिंग कोएफिशिएंट्स फॉर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले के वीडियो में हमने आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के मिक्सिंग कोएफिशिएंट से रिलेटेड sp और sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के मिक्सिंग कोएफिशिएंट्स को किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में जानकारी दी जा चुकी है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल्स के बारे में, किस प्रकार से उनके जो मिक्सिंग कोएफिशिएंट्स है उनको कैलकुलेट किया जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो संकरित कक्षकों का निर्माण होता है वो एक ही परमाणु के विभिन्न लगभग समान ऊर्जा वाले जो कक्षक होते हैं वे आपस में LCO के माध्यम से क्या करते हैं, संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। हम जानते हैं कि एक अच्छा संकरण क्या होगा, एक अच्छा संकरण वो होगा जिसमें कि अतिव्यापन क्या हो, अधिकतम हो और वो डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज को लिए हुए होना चाहिए। जैसे कि CH4 के केस की हम बात करें तो उसके तरंग फलन को इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं कि साई CH4 बराबर C1 Psi2S प्लस C2 Psi2Px प्लस C3 Psi2Py प्लस C4 Psi2Pz। तो यहाँ जो C1, C2, C3, C4 है वो हमारे क्या कहलाते हैं, मिक्सिंग कोएफिशिएंट्स कहलाते हैं, जिनकी की गणना या कैलकुलेशन हमें यहाँ पर देखनी है कि किस प्रकार से उनके कैलकुलेशंस को हम यहाँ पर समझ सकते हैं या ज्ञात कर सकते हैं। मिक्सिंग कोएफिशिएंट्स को कैलकुलेट करने से पहले जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनके जो वेव फंक्शन है, तरंग फलन है, उनके बारे में दो शर्तें होना आवश्यक है। सबसे पहले ये तो यह है कि जो इंडिविजुअल कोई भी एक वेव फंक्शन है वो अपने आप में क्या होना चाहिए, नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि जो दो तरंग फलन हैं वो आपस में एक दूसरे के सापेक्ष क्या होने चाहिए, ऑर्थोगोनल होने चाहिए। दोनों कंडीशन क्या होती है आगे की स्लाइड्स में आपको क्लियर हो जाएगा। नॉर्मलाइज्ड का तो मतलब ये होता है कि इंडिविजुअल एक तरंग फलन यदि नॉर्मलाइज्ड है तो इसका मतलब यह है कि जो ओवरऑल स्पेस में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो मस्ट बी इक्वल टू 1। जबकि ऑर्थोगोनलिटी का मतलब यह है कि विद रेस्पेक्ट टू दी अदर वेव फंक्शन, दोनों वेव फंक्शन है उनका जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से रिलेटेड वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के लिए जो मिक्सिंग कोएफिशिएंट्स हैं उनको कैसे ज्ञात करना है वो यहाँ पर देखते हैं। हमें पता है कि एक s और 3 p ऑर्बिटल, एक s और 3 p ऑर्बिटल आपस में मिश्रित होकर के क्या देते हैं, 4 नए sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटलों का निर्माण करते हैं। इन चारों जो वेव फंक्शन है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के, उन्हें हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं कि यदि psi1 बराबर a1 psi2s प्लस b1 psi2px प्लस c1 psi2py प्लस d1 psi2pz। इसी प्रकार से psi2, psi3, psi4, जैसे psi4 को व्यक्त करना है तो a4 psi2s प्लस b4 psi2px प्लस c4 psi2py एंड d4 psi2pz। यहाँ पर a1 से a4, b1 से b4, c1 से c4 एंड d1 से d4 ये सारे के सारे क्या है, मिक्सिंग कोएफिशिएंट्स है जिनका की एवोल्यूशन हमें यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे a1, a2, a3, a4 के बारे में। ये चारों के चारों हमारे s ऑर्बिटल से रिलेटेड मिक्सिंग कोएफिशिएंट्स हैं। तो हम जानते हैं कि चूंकि s ऑर्बिटल अपने आप में स्फेरिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिए हुए रहता है, तो जब ये तरंग फलनों का निर्माण करते हैं तो इन तरंग फलनों में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इक्वली एक समान रूप से क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। तो इसका मतलब a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर प्लस a4 स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 1। यदि प्लस हो तो मस्ट बी इक्वल टू 1। अब चूंकि बराबर कर रखा है इसका मतलब डेंसिटी डिवाइड इक्वली हो चुकी है तो 1/4 हो गई, क्योंकि चारों में डिवाइड हो चुकी तो 1/4 हो गई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इस आधार पर यदि स्क्वायर आप रूट को हटाओगे तो a1 बराबर a2 बराबर a3 बराबर a4 इज इक्वल टू 1/2। अर्थात जो चारों जो कोफिशिएंट्स हैं a1, a2, a3, a4 वो क्या आ गए, 1/2 आ गए। अब यदि हम ये एज्यूम करें कि जो psi1 है इज रिलेटिव टू x एक्सिस, यानी कि वो x अक्ष की तरफ हो, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ psi2py एंड psi2pz, तो जो psi2py है और psi2py है वो क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो उस परिस्थिति के अंदर C1 और D1 क्या होंगे, 0 होंगे,
क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन यदि 0 है तो उनके जो मिक्सिंग कोफिशिएंट्स हैं वो क्या होंगे, C1 और D1 0 होंगे। अब यदि हम नॉर्मलाइज कंडीशन अप्लाई करें किस पर, साई1 पर, तो एक इंडिविजुअल वेव फंक्शन यदि नॉर्मलाइज है तो वो टोटल ओवरऑल स्पेस में इंटीग्रेशन यदि करें तो इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो हम देखते हैं कि सिंस C1 एंड D1 0 है तो A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर बराबर 1। तो इस आधार पर B1 स्क्वायर को यदि आप कैलकुलेट करोगे तो B1 स्क्वायर will become 1 minus A1 square। तो 1 minus A1 square 1/2, because A1 is 1/2 तो स्क्वायर 1/4, तो ये 3/4 हो गया, तो B1 बराबर √3/2। इस प्रकार से B1 क्या हो गया, कैलकुलेट हो गया √3/2। C1 D1 0 है इस वजह से। अब यदि हम अप्लाई करें कि साई1 का जो ऑर्थोगोनल रिलेशनशिप है विद साई2 एंड साई3 एंड साई4, यानी कि साई1 विद रेस्पेक्ट टू 2 एंड 3 एंड 4 इज ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। तो इस कंडीशन को अप्लाई करें तो हम देखते हैं यहाँ पर कि A1 A2 प्लस B1 B2, यानी कि A1 का A2 से, A1 का A3 से, A1 का A4 से, यानी कि साई1 का 2 से, 3 से और 4 से। सिंस C1 एंड D1 0 है तो इसलिए यहाँ पर हमने C1 D1 वाली टर्म को हटा दिया है। तो इसलिए A1 A2 प्लस B1 B2 बराबर 0, A1 A3 प्लस B1 B3 बराबर 0 एंड A1 A4 प्लस B1 B4 बराबर 0। इस कंडीशन को अप्लाई करें तो अब हम यहाँ पर B2 B3 B4 को इवेल्युएट करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर A1 A2 A1 A3 A4 एंड B1 को कैलकुलेट कर चुके हैं। तो उस आधार पर हम देख सकते हैं यहाँ पर कि B2 बराबर B3 बराबर B4 बराबर, यदि B2 को निकालना है तो आपको माइनस A1 A2 डिवाइडेड बाई B1, B3 निकालना है तो माइनस A1 A3 डिवाइडेड बाई B1, यदि B4 निकालना है तो माइनस A1 A4 डिवाइडेड बाई B1। तब यहाँ पर A1 A2 इनकी वैल्यूज यदि रखेंगे तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं A1 1/2, A2 1/2, दोनों की वैल्यू सबकी सेम है, और B1 हमने निकाला है अभी लास्ट स्लाइड में, तो √3/2 को सिंप्लीफाई करके यदि सॉल्व करेंगे तो B2 B3 B4 हमारे पास में क्या आ जाएंगे, -1/2 √3। तो इस प्रकार से A1 से A4, B1 से B4 हम कैलकुलेट कर चुके हैं, और C1 और D1 0 हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमारे पास में C2 से C4 एंड D2 से D4 इवैल्यूएशन के लिए रह गए हैं। नेक्स्ट, अब यदि हम ये कंसीडर करें कि जो साई2 है वो इज इन द प्लेन XZ हो, यदि वो XZ प्लेन में हो तो साई2PY में साई2 0 हो जाएगा, इसीलिए C2 0। तो उस कंडीशन में यदि हम अब साई2 के लिए नॉर्मलाइजेशन कंडीशन अप्लाई करें तो हम देखते हैं कि साई2 के लिए A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1, बट C2 इज 0, सो A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर 1। तो यहां से आप D2 स्क्वायर को सेपरेट आउट कर लीजिए। D2 स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 1 माइनस A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। तो A2 इज 1/2 तो स्क्वायर बिकम्स 1/4 एंड B2 इज √3/2 है, तो उसको आप सॉल्व करेंगे तो 1/12 आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक बार देख लीजिए, ये B2 इज 1/2 √3। तो यदि स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4 और इसका रूट हट जाएगा तो 4 3 जा 12। तो इस प्रकार से B2 क्या आ गया यहाँ पर आपका 1/12 आ जाएगा, ये 1/12 आ जाएगा। अगेन इसको सिंप्लीफाई करेंगे और सॉल्व करेंगे तो D2 बिकम्स √2/3। तो इस प्रकार से C2 ज्ञात हो गया और D2 भी ज्ञात हो गया है। अब आगे यदि हम ऑर्थोगोनल कंडीशन को अप्लाई करें, साई1 के साथ हम अप्लाई कर चुके हैं, अब हम साई2 के साथ अप्लाई करें कि यदि साई2 साई3 के साथ और साई2 साई4 के साथ यदि ऑर्थोगोनल हो, तो उस कंडीशन को यदि हम देखें तो साई2 का 3 के साथ, साई2 का साई4 के साथ में, तो A2 A3 प्लस B2 B3 प्लस D2 D3 0, A2 A4 B2 B4 प्लस D2 D4 0। तो आपको यहां से इवेल्युएट करना है क्या है, D3 एंड D4 को, क्योंकि हम ये सब इवेल्युएट कर चुके हैं। तो D3 एंड D4 को आप इवेल्युएट करोगे तो उन्हें सेपरेट आउट करिए, तो D3 को इवेल्युएट करना है तो D3 बराबर माइनस इन ब्रैकेट A2 A3 प्लस B2 B3 डिवाइडेड बाई D2। आप A2 A3 को रखेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये 1/4 आ जाएगा और ये 1/12 हो जाएगा। D2 लास्ट स्लाइड में हम कैलकुलेट किया है तो √2/3 था, इस प्रकार से D3 विल बिकम -1/√6। सो फॉर D2 4 सेम एज, इसी प्रकार से हम
यहाँ हमने लिखा हुआ है कि A1 A2 A3 A4 ये था आपका और B2 बराबर ये था। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस वैल्यू को हम आसानी से समझ सकते हैं। सेम फॉर D4 के लिए भी हम यहाँ पे देखेंगे तो D4 के लिए भी माइनस इन ब्रैकेट A2 A4 प्लस B2 B4 डिवाइडेड बाई D2। वैल्यूएशन ऑफ सेम वैसी वैल्यूएशन है सेम, तो D4 will also give result as minus 1 by root 6. So D3 D4 बराबर minus 1 by root 6। अब आपके पास में यहाँ पर C3 के लिए रह गया, तो C3 इस नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन यदि हो तो उस केस में A3 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर प्लस D3 स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ से आप C3 स्क्वायर को सेपरेट आउट कर लीजिए, क्योंकि आपको A3 पता है, B3 पता है, D3 पता है। तो C3 को सेपरेट आउट कर लिया, तो ये आपके पास में आ गया क्या, 1 बाय रूट 2। इसी प्रकार से यदि आपको C4 निकालना तो C4 को नॉर्मलाइज्ड कर लीजिए, तो C4 नॉर्मलाइज्ड कंडीशन में भी A4 स्क्वायर प्लस B4 स्क्वायर प्लस C4 स्क्वायर प्लस D4 स्क्वायर हो जाएगा 1। तो यहाँ से आप C4 का कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये अगेन आ जाएगा प्लस माइनस 1 बाय रूट 2। ध्यान रखिएगा यहाँ पर भी अगेन हमने C3 को C4 से डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसे हम एज्यूम करेंगे क्या, माइनस में 1 बाय रूट 2। क्लियर। तो इस प्रकार से जितने भी वेव फंक्शंस से रिलेटेड जो उनके मिक्सिंग कोएफिशिएंट्स हैं उनको हम यहाँ पर ज्ञात कर चुके हैं। अब हम यदि हमारी जो चारों वेव फंक्शन है उनमें इन सबको यदि रखा जाए तो हम इस प्रकार से sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के लिए जो चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल है उनके मिक्सिंग कोएफिशिएंट्स के साथ में जो वेव फंक्शन है उसे हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट इज psi1 1 बाय रूट 2 1 बाय 2 psi2s, ये b1 के लिए, c1 c2 d1 0 था, ये A2 B2 और D2 C2 इस 0 है। अगेन वापस से यहाँ पर आपका A3 B3 C3 D3 A4 B4 C4 D4। तो इस प्रकार से sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के जो चारों जो संगृत कक्षक हैं उनसे रिलेटेड मिक्सिंग कोएफिशिएंट्स को यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया जा चुका है। नेक्स्ट आगे एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि आप किस प्रकार से जो हमारे संकरण हैं sp sp2 sp3 उनके बंध कोण को कैसे ज्ञात किया जाए। तो उसके लिए एक सिंपल एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि फॉर्मूला इज cos थीटा बराबर माइनस परसेंटेज एस करेक्टर डिवाइडेड बाय 1 माइनस परसेंटेज एस करेक्टर। तो 1 बाय 1 हम एक एक संकरण के लिए देख सकते हैं। एस्पियर हाइब्रिडेशन, यदि एस्पियर हाइब्रिडेशन के लिए आप देखो तो यहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर कितना है, 1 बाय 2 है, 50% यानी कि 1 बाय 2। तो cos थीटा बराबर 1 बाय 2 1 माइनस 1 बाय 2 बराबर, आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 बाय 2 आना ही है, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो -1। तो -1 इन cos थीटा इज गिव्स 180 डिग्री। तो sp हाइब्रिडेशन का जो बंध कोण है 180 डिग्री का होता है, ये हम जानते हैं। इसी प्रकार से sp2 हाइब्रिडेशन के लिए ये sp3 हाइब्रिडेशन होगा, sp3 हाइब्रिडेशन क्लियर, ध्यान रखना भाई। फॉर sp2 हाइब्रिडेशन यहां पर s करेक्टर कितना है, 1 बाय 3 है, यानी कि 1/3 है। तो 1 बाय 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाय 3। सिंपली इसे सॉल्व किया तो -1 बाय 2 माइनस 1 बाय 2 cos थीटा में देता है 120 डिग्री। तो हमें पता है कि प्लेनर ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बनती है sp2 हाइब्रिडेशन के केस में, तो 120 डिग्री प्राप्त हो जाता है। ये sp3 है, क्लियर, ध्यान रखना भाई इसको। तो 1 बाय 4 क्योंकि 25% करेक्टर होता है, तो यानी कि 1/4 होता है। ये 1/4 हमने कैलकुलेट किया, रख दिया 1 बाय 4 1 माइनस 1 बाय 4। तो 1 बाय 4 डिवाइडेड बाय ये 3 बाय 4 था, तो ये 3 बाय 4 ऊपर चलेगा, तो 1 माइनस 1 बाय 3। ये देता है हमें यहाँ पर 109 डिग्री 28 मिनट का बंध कोण, जो कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल के लिए होता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जो हमारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है उनके जो मिक्सिंग कोएफिशिएंट्स है उनको हम कैलकुलेट कर चुके हैं, और sp sp2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के मध्य जो बंध कोण है वो कैसे ज्ञात किए जाते हैं वो भी यहाँ पर देख चुके हैं। सो विद दिस स्लाइड we end this topic here. प्लीज एंड स्क्रीन में जो वीडियो सजेस्टेड है या जो प्लेलिस्ट सजेस्टेड है उसे आप देखिएगा, और वीडियोस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सो थैंक यू।